हेलो डियर शिक्षकों, यदि आप एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना फर्स्ट फेज़ क्लियर कर लिया है तो आप सेकंड फेज़ की तैयारी में लग गए होंगे और आपको इसका सिलेबस भी पता चल ही गया होगा। यदि नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और उसका सिलेबस भी देख सकते हैं कि सिलेबस में सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ही है, मतलब आपका साइंस ही है। नहीं तो पहले जब इसकी एग्ज़ाम होती थी तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी और साइंस भी हुआ करता था। लेकिन इस बार से इसका पैटर्न सिलेबस चेंज कर दिया गया है और सिर्फ साइंस को रखा गया है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पुराने साल के पेपर्स को करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने आपके लिए उन्हीं पुराने साल के पेपरों को निकाल के लेके आया है और आपको वहाँ से सिर्फ साइंस को कराया जाएगा ताकि वहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन देखने मिले उसे आप कर सके। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये हमेशा ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके पुराने साल के में जो पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ से 60 to 90% क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो हमारा पेपर होने वाला है, ये पेपर होने वाला है ये मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के रिगार्डिंग, जो कि एक सेकेंड रुकिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018, मतलब एमपी टेट की 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 18 फरवरी 2:30 बजे की शिफ्ट का ये पेपर है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हमें ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वगैरह, हमें सिर्फ साइंस डिस्कस करनी है। तो चलिए अपने साइंस पे चलते हैं हम लोग। साइंस 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 साइंस, ये देखिए, ये है आपका साइंस, ठीक है, ये है आपका साइंस। तो चलिए साइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये साइंस का। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इस चीज़ को पढ़िए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने की एक रचनात्मक शिक्षण विधि जैसे कि खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान आदि निम्न है। इसका आंसर देना है आपको। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है और वो इन पुराने साल के पेपर के क्वेश्चन को देखकर यहाँ वीडियो को छोड़ के चले जाएगा, वो मतलब अपने आप से ही पीछे भाग रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि पेपर का लेवल तो यही होने वाला है, हो सके तो इससे भी हार्ड हो सकता है। मतलब आपसे ही क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए। यदि नहीं बनते तो उस क्वेश्चन के आंसर को देखिए और याद रखिए, क्योंकि उस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होने वाला है साइंस सॉन्ग। ये एक साइंस सॉन्ग है, ठीक है, क्या है ये? एक साइंस सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव द मॉडल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कोन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया था? बताइए जी, कोन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था? बर्टन, जेम्स एस किंडर, एडगर डेल, कार्टर वी गुड। बताइए आंसर क्या होगा? चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जी एडगर डेल। एडगर डेल इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। यदि आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता था तो नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है, और याद कीजिए इसे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इज स्टडीड बाय अदर साइंटिस्ट एक्सेप्ट फॉर, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी, जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी या भौतिकविद। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज स्टडीड बाय अदर साइंटिस्ट एक्सेप्ट फॉर, किस वैज्ञानिक को छोड़कर बाकी अदर साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं। मतलब कौन सा साइंटिस्ट है यहाँ पर जो इसकी स्टडी नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होने वाला है भौतिकविद, फिजिसिस्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है? फिजिसिस्ट। मतलब आपको इसको इस तरीके से नोट डाउन करना है कि यहाँ जो इनके अलावा
ये जो फिजिसिस्ट है, मतलब ये इनके अलावा ये जो बाकी जो तीनों है, ये बाकी जो ये तीनों है, ये तीनों के तीनों डेवलपमेंट साइकोलॉजी मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान के वैज्ञानिकों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस टाइप से भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के लिए किन साइंटिस्ट को जाना जाता है। तो ये इन तीनों साइंटिस्ट को जाना जाता है और ये उसका एक्सेप्शन है, ये नहीं जाना जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज वन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी? लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की एक विधि क्या है? बताइए। पूर्वाभ्यास पहला, दूसरा पतन, तीसरा विलंबता, चौथा चंकिंग। सोचिए इसका आंसर दीजिए। सोचिए। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा रिहर्सल, पूर्वाभ्यास। इसका आंसर बहुत आसानी से बता। जब हम किसी चीज़ की रिहर्सल करते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उससे वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। ये तो आपको मालूम है, जैसे डांस की रिहर्सल, आप डांस को बार बार करते हैं तो आपसे खुद ब खुद होने लगता है वो। तो वही है यहाँ पर ये चीज़ें, या आप अपने बेसिक नॉलेज से दे सकते हैं। इसे याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, बेसिक नॉलेज से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच नोन एज? भाषण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? मॉर्फीम, दूसरा वर्ड, तीसरा वाक्य विज्ञान यानी सेंटेंस, तीसरा फोनम्स क्या कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो चलिए जी, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या होने वाला है। यदि आपने आंसर दे दिया तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने एक्चुअल में कितने ट्रूली अच्छे तरीके से ईमानदारी से किए हुए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है फोनिम्स इसका आंसर होगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। क्या है जल की स्थायी कठोरता का कारण? बताइए, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए इसका आंसर देख लेते एक बार। वैसे इसका आंसर यही होने वाला है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड। जल की जो स्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम क्लोराइड। कोई भी क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा है हो या कैल्शियम क्लोराइड हो, मतलब कि क्लोराइड यदि आ गया मतलब वो जल की स्थायी कठोरता का कारण होगा। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 फोर्सेस, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। एक क्षैतिज समतल पर रखे एक निकाय पर 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 50 न्यूटन के 3 बल लगते हैं। 20 न्यूटन और 50 न्यूटन बाएं ओर लगते हैं और 30 न्यूटन विपरीत दिशा में लगते हैं। निकाय पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसके ऑप्शन भी देख लीजिए। अब इसका आंसर दीजिए। तो आप हो सके तो इसको पॉज कीजिए वीडियो को और उसको निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बताने से पहले मैं इसको सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। मैं इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है कि जैसे कि 3 फोर्सेस ऑफ एक्टिंग ऑन पोजीशन, दो जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कि एक ऐसा प्लेन है, मतलब कि एक ऐसा समतल सी सतह है। इस पर 3 फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 50 न्यूटन, ये एक्चुअल फोर्सेस है। यहाँ पर देखिए कि 20 न्यूटन और 50 न्यूटन, ये 20 न्यूटन और 50 न्यूटन बाएं ओर लगते हैं। बाएं मतलब कि लेफ्ट साइड लग रहे हैं, मतलब इसमें इधर की ओर लग रहे हैं। कितना टोटल मिला के देखा जाए तो 20 न्यूटन और 50 न्यूटन, मतलब 70 न्यूटन इधर लग रहा है। 70 न्यूटन इधर लग रहा है और 30 न्यूटन विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट दिशा में इधर लग रहा है। ठीक है, कितना? 30 दिशा में लग रहे हैं। तो निकाय पर लगने वाला परिणामी बल, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, आप खुद ही सोचिए। ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो एक दूसरे को काटेंगे, मतलब 70 में से 30 गया, कितना बचा? 40। अब ज्यादा फोर्स किधर है? ज्यादा फोर्स इस दिशा में, तो लेफ्ट साइड मतलब बाएं ओर, तो 40 न्यूटन बाएं ओर, ये उसका आंसर होगा। यदि कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को धीरे से करके देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 40 न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन बाईं ओर। ठीक है,
ठीक है, चले आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए और करिए जरूर। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्ट्रा माइक्रो, यदि आंसर देख लिए तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए इसे, समझो क्वेश्चन को। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड, कोलाइड पार्टिकल होते हैं जो, कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है, किसके आधार पर बनाया गया उसको? सॉरी, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो जी इसका आंसर होने वाला है टिंडल इफेक्ट। इसका आंसर होने वाला है टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं जी, टिंडल इफेक्ट इसका आंसर होना है। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैंक मतलब खालिस्तान एकमात्र उष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसको आपको याद रखना है, यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ देखिए और उसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछने की गारंटी है कि इसको पूछेगा ही। फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेक्शन मतलब संवहन, सेकंड ऑप्शन है हीट पंपिंग मतलब उष्मा पंपिंग, थर्ड ऑप्शन है कंडक्शन मतलब चालन, फोर्थ ऑप्शन है रेडिएशन मतलब विकिरण। इसका आंसर होने वाला है जी रेडिएशन। क्या आंसर होगा इसका? रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, देखते हैं आंसर जी, रेडिएशन होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th, if the amplitude of vibration is increased to 3 times its individual value then the loudness of sound will, यदि कंपन के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल्य के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की प्रबलता होगी। फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपने इसके फॉर्मूला यदि पढ़ा होगा तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको बताइए, मैं इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, इसके आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट यूज्ड इन, अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट यूज्ड मतलब प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता? ट्रांसफार्मर, सेकंड विद्युत तापक, थर्ड विद्युत गीजर, फोर्थ विद्युत लेपन। किसमें नहीं किया जाता? चलिए फट से आंसर दे दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। और यदि आपको आगे और ऐसे क्वेश्चन देखने जो कि आपके पुराने सालों में आए हुए और कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होने वाला है जी, देख लीजिए, इसका आंसर होना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन। अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? ट्रांसफार्मर में भी प्रत्यावर्ती धारा मतलब वो धारा जो आपके घरों में आपके घरों तक पहुंचाई जाती है, वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो वो ट्रांसफार्मर में भी होती है, इलेक्ट्रिक हीटर्स में भी होती है, इलेक्ट्रिक गीजर में भी होती है, लेकिन लेपन में नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू। देखते हैं अब आगे, मिलते हैं आपसे और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन कीजिए और अपने सिलेक्शन को एक गारंटी बनाइए। थैंक यू, डू सब्सक्राइब।